हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। बेटा आज की हमारी वर्कशीट सोशल साइंस की है और हमारा जो वर्कशीट नंबर है वो है 54। और इसमें हम अभी तक हिस्ट्री की काफ़ी वर्कशीट कर चुके हैं, जिसके अंदर ये हमारी फ्रांसीसी क्रांति के सब टॉपिक्स आए जा रहे हैं। और आज हमारा जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो टॉपिक है वर्कशीट नंबर है वो है 6। मीन्स बेटा फ्रांसीसी क्रांति का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, उसे हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डीओई की वर्कशीट्स में डिवाइड किया गया है उसे, और उसी की आज वर्कशीट नंबर 6 है। इसके अंदर बेटा अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति में, जैकोबिन के बारे में और लोकतंत्र के बारे में, कि किस तरह लोग जनता ने अपने धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंज किए हैं अपने नेता, और राजतंत्र का अंत करके लोकतंत्र की तरफ बढ़े हैं वो धीरे धीरे। अब इसी में महिलाओं की के लिए क्रांति का अर्थ का टॉपिक भी है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये है हमारा महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। मीन्स जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उसमें पुरुष तो भाग ले ही रहे थे, महिलाएं भी बराबर उनके साथ साथ भाग ले रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम लेगी। मीन्स महिलाओं को अपनी सरकार से काफ़ी उम्मीद थी कि उनके बारे में भी, उनके हित के बारे में भी सोचा जाएगा। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे, क्योंकि बेटा पहले पुरुषों को ही हर चीज़ में प्रधानता दी जाती थी, इसीलिए महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में कम अवसर थे। महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए। अब महिलाओं ने क्या किया, अपने अधिकारों के प्रति उन्होंने जागरूकता दिखाई। धीरे धीरे उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू किया, जिस ग्रुप को उन्होंने राजनीतिक क्लब का नाम भी दिया, और कई अखबार निकाले जिसमें महिलाओं के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ प्रकाशित करना शुरू किया। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार थी। महिलाओं की एक प्रमुख मांग थी कि जैसे पुरुषों को राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, वैसे ही महिलाओं को भी समान राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। परंतु 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया। लेकिन हुआ उसका उल्टा। 1791 के संविधान में निष्क्रिय नागरिक मीन्स वो राजनीति में भाग नहीं ले सकती का उनको दर्जा दिया गया। शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए, जैसे लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, अब लड़कियों को स्कूल जाना ज़रूरी हो गया था। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। अब महिलाओं के साथ शादी जो है ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती थी, उनकी भी इच्छा अब जानी जाएगी। उसको स्वैच्छिक अनुबंध बना दिया गया और तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, और महिलाओं और पुरुषों को दोनों को ही उसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। मीन्स अब महिलाएं भी तलाक के लिए अप्लाई कर सकती थी। जैसे पहले सिर्फ पुरुषों के पास ज़्यादा अधिकार थे, महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके विचार या उनकी जो विचारधारा थी उसको सुना जाए। परंतु अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज आया, जिससे महिलाओं को भी हर फील्ड में बराबरी का अधिकार मिलने लगा। अब जो महिलाएं थी वो व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। पहले महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और व्यवसाय चला सकती थी। मीन्स अब वो इंडिपेंडेंट हो सकती थी, अपना कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस वो खुद कर सकती थी। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा, लेकिन अभी भी उनको वोट डालने का, मीन्स राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं मिला था। उनके नेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलंप दे गूज। मीन्स जो उनके नेत्रियों में जो उनका नेतृत्व कर रही थी वो थी ओलंप दे गूज। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार की घोषणा की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। अब इन्होंने अपना अलग से महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। इनका मुख्य कार्य था कि महिलाओं को अधिकार दिलाना। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया था। बेटा आपने पिछली वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि आतंक राज आया था, उस टाइम पर वापस से राजतंत्र, जैसे नेपोलियन के टाइम पर आया था, राजतंत्र का वापस से बोलबाला हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो महिलाएं एक्टिव थी, जो महिला क्लब बना रखे थे उन्होंने, उनको बंद करवा दिया गया और उनकी जो राजनीतिक, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए।
नेशनल कन्वेंशन के शासन के काल में ओलंप दे गूज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अब इनको महिलाओं के अधिकारों के बारे में जब महिलाएं जागरूक हुई तो वो जो नेशनल कन्वेंशन का टाइम आया उसने क्या किया, ओलंप दे गूज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें फांसी दे दी गई। मतलब उनको भी, उनकी भी जो क्रांति थी, जो उनकी आवाज़ थी, जब लोग उनको समर्थन दे रहे थे, उसको भी दबा दिया गया। फिर फाइनली सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। मतलब 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार मिल गया, अब वो भी वोट डाल सकती थी। इसी वर्कशीट में बेटा दास प्रथा और क्रांति के बारे में भी है। दास से आप समझ सकते हैं कि जिसको हम मतलब अपना पूरा नौकर बनाते हैं, जैसे सारे काम करवाते हैं, वो मालिक के अंडर में रहता है, मालिक की ही बात सुनता है, मालिक के कहने पर ही कार्य करता है, तो उनको बोला जाता है दास। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। अब जो जैकोबिन था उसके शासन के टाइम में दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब उसने दास प्रथा को बंद करवाने की कोशिश की गई और उसके समाज सुधारों में से एक ही महत्वपूर्ण था। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अब जो कैरिबियाई उपनिवेश था वहाँ पर तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण मतलब केंद्र था। वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर तंबाकू और जो नील, चाय, चीनी जैसे कॉफ़ी जैसी चीज़ें थीं, ये सबसे ज़्यादा वहीं से मिलती थी। अपरिचित एवं दूर देश जाने काम करने के प्रति यूरोपियों के निष्ठा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। मतलब अपरिचित एवं दूर, अब जो लोग थे वो दूर जाने से थोड़ा सा घबराते थे और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा, मतलब उनकी इच्छा भी नहीं थी, और श्रम की कमी, और मतलब वहाँ पर मजदूरों की कमी थी, को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। मतलब अभी आपस में एक्सचेंज करते थे, जिस जगह पर कमी थी दूसरी जगह पर भेज दिए जाते थे दासों को। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। बेटा दास व्यापार कब शुरू हुआ? 17वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। जो फ्रांसीसी सौदागर थे वो अफ्रीका से वहाँ के सरदारों से दास को खरीद कर लाते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के वजह से, अब जो व्यापार था जो दासों पर ही निर्भर था, उनके व्यापारी के विरोध से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, क्योंकि बेटा इसमें बड़े बड़े लेवल पर व्यापारी थे, वो जो ये दास प्रथा का कार्य करते थे, मतलब दासों का व्यापार करते थे, दासों को इधर से उधर लेके जाते थे, वो इतने बड़े लेवल पर होता था कि उसके खिलाफ, मतलब कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था, इसलिए कोई कानून भी पारित नहीं किया गया। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। अब एक बहुत बड़ा चेंज हुआ 1794 में। कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों, जितने भी फ्रांसीसी उपनिवेश थे उसमें से सभी दासों को मुक्त कर दिया, मतलब उसके लिए कानून बना दिया गया उनकी मुक्ति का। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। अब दोबारा से 10 सालों के बाद ये प्रथा फिर से शुरू की गई, और ये किसने शुरू की? नेपोलियन ने। बगान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अब जो बगान मालिक थे उनको फिर से छूट मिल गई कि अपने वो दास बना सकते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। लेकिन बेटा जो फाइनली बिल्कुल जो लास्ट लेवल था दास प्रथा का, मतलब जब उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया गया, वो था 1848। अब बेटा आगे बात है फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। मतलब अब जो हमारी ये क्रांति है ये और ज़्यादा कैसे धीरे धीरे और ज़्यादा कैसे एक्सटेंड हुई, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी जनवादी अधिकारों के विचार। सन 1779 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। किसकी समाप्ति हुई बेटा? सेंसरशिप की। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। मतलब अब सबको अधिकार दे दिया गया कि वो अपनी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिखा सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपने विचार रखना चाहता है या अपने कोई भाषण देना चाहता है तो वो दे सकता है, क्योंकि पहले ये अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन अब उसको नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया।
ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में भी फैले। अब ये धीरे धीरे जो अवेयरनेस थी ये बाकी दुनिया में भी फैली। इनके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, मतलब जो सामंत बने बैठे थे उनकी भी अब पावर छिनती नजर आई। औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता को अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। इस तरह से दास प्रथा खत्म की गई। बेटा इस तरह से आज की आपकी वर्कशीट थी और आपके 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों क्वेश्चंस के एक बार आंसर्स देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ है, महत्व था। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, पहला पॉइंट। दूसरा, महिलाओं को उम्मीद थी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आएंगे। तीसरा, 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। बेटे इस तरह से पहले नहीं उनको अधिकार दिए गए थे, राजनीतिक अधिकार, लेकिन बाद में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा। पहला पॉइंट, उपनिवेश आधारित अर्थव्यवस्था में बागानी कृषि दासों पर ही निर्भर थी, इसीलिए दासों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। फ्रांस के बहुत से लोग दास व्यापार में लगे हुए थे। पॉइंट नंबर 3, दास व्यापारी इतने प्रभावशाली थी कि उनके विरोध के भय के कारण ही फ्रांसीसी असेंबली में दास प्रथा के खिलाफ लंबे समय तक कोई कानून पारित नहीं किया गया। बेटा हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि मतलब ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। सबसे पहला पॉइंट, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। पॉइंट 2, शादी को स्वैच्छिक बंधन घोषित किया गया। पॉइंट 3, तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया जिसमें महिला और पुरुष को एक समान अधिकार दिया गया। पॉइंट 4, महिलाओं को भी काम चुनने की आज़ादी दी गई। इससे महिलाओं की स्थिति में काफ़ी मजबूती आई और वो स्ट्रॉन्ग बनी। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति की उन सभी विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। पहला है स्वतंत्रता का विचार अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह से मतलब सभी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली। मीन्स अगर किसी को कोई परेशानी है, जब तक वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं करेगा तो वो फ्रीली नहीं रह पाएगा। इस तरह से इस क्रांति में इस तरह के हमें अधिकार दिए गए जिससे धीरे धीरे लोग प्रभावित हुए। तो बेटा इस तरह से आज की आपकी वर्कशीट हो गई है और आपके चारों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए हैं और अपने आप क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपीज़ में कर लीजिए, अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।